नमस्कार। कुछ लोगों की जीवन यात्रा हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा का सबक बनती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक स्टोरी के लिए मेरे साथ प्रतीक्षा तोंडवलकर जी मौजूद हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम पद से रिटायर हुई हैं। मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ, उनकी इस यात्रा के बारे में जानते हैं। स्वागत है दीक्षा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लंबा अरसा आपने गुजारा बैंकिंग इंडस्ट्री में और उसके बाद अभी हाल ही में आप रिटायर भी हुई हैं और बैंक के एक अस्थायी कर्मचारी, जिसको कह सकते हैं कि शुरुआती 2 घंटे की अस्थायी नौकरी से बैंक के एजीएम पद तक पहुंचने की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं और कैसे यात्रा शुरू हुई? मैं स्टेट बैंक में एज ए स्वीपर, पार्ट टाइम स्वीपर से लगी हूँ 1985 में। उसके बाद 1/2 3/4 देन प्यून बनी 1990 में, मैसेंजर बोलते हैं स्टेट बैंक में। उसके बाद प्यून के बाद क्लरिकल का एग्ज़ाम दिया, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, वो पास हो गई। उसके बाद ट्रेनी ऑफिसर, जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के जैसा ही टफ एग्ज़ाम रहता है बैंक में, तो ट्रेनी ऑफिसर हो गई मैं फर्स्ट अटेम्प्ट। और उसके बाद स्केल 1, स्केल 2, 3, स्केल 4 यानी चीफ मैनेजर एंड स्केल 5 फाइनली एजीएम बन के मई में मैं रिटायर हो चुकी हूँ। जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो उस टाइम मैं 7वीं पास थी। तो 7वीं के बाद मैंने डायरेक्टली 17 नंबर का फॉर्म साइंस से भरवा के मैं फिर 10th का एग्ज़ाम एसएससी का एग्ज़ाम दिया और 8वीं 9वीं और 10वीं तीनों साल की पढ़ाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 60% मुझे मार्क्स मिल के मैं पास हो गई। आपने बताया कि 7वीं के बाद सीधे 8वीं 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम इकट्ठी दी, फर्स्ट डिवीज़न में आप पास हुई, लेकिन उस फॉर्म के पीछे की भी कोई कहानी है? उस फॉर्म के पीछे की कहानी है कि मुझे जो भी मेरे हाथ में पेपर का टुकड़ा आता था, चाहे मैं तरकारी लाऊं, चाहे वड़ा पाव लाऊं या कुछ भी मैं परचेस करके लाऊं, तो जब भी वो पेपर के टुकड़े में आता था तो मुझे आदत था कि पहले मैं वो पेपर में जो भी लाई हूँ वो मैं नीचे रख दूँ, उस पेपर को खोलूँ और उसमें मैं देखूँ कि क्या लिखा है। तो ऐसे ही एक दिन मुझे लिखा हुआ पाया मैंने कि आप डायरेक्टली 17 नंबर का फॉर्म भर के आप डायरेक्टली 10th एसएससी कर सकते हो। तो वो फिर टुकड़ा मैं बैंक में ले गई और मैंने बाकी स्टाफ को दिखाया, ऐसे से मुझे पेपर मिला है तो मैं दे सकती हूँ क्या। तो ऐसे मेरा 10th में जाने का तय हुआ और ऐसे मुझे ये कुछ भी हाथ में मिले वो पेपर पढ़ने की जो आदत है वो मुझे कामयाब कर गई। एक अस्थायी कर्मचारी का दर्द होता है शुरुआती दौर में सुबह 2 घंटे काम करना, और आपने तो बहुत नीचे लेवल तक जाकर काम किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उस स्टेज को पार करते हुए आप मैसेंजर तक आई, फिर क्लरिकल, फिर ऑफिसर के सारे ग्रेड्स पार किए। तो उस दर्द को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, उसको लेकर क्या कहती है? दर्द तो हर किसी के जीवन में आता ही है, ऐसा तो मनुष्य जीवन दर्द के बगैर किसी का भी जीवन है ही नहीं। तो मुझे जो भी दर्द मिले, पर मैंने उन दर्द के पीछे सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। मैंने जो भी कठिनाइयाँ आई उसको मैंने हमेशा, इसको मैं कैसे पार करूँगी उसके बारे में हमेशा सोचा, धीरज रखा और मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स, उनकी सहायता से, जो भी मुझे नहीं समझता था उनकी हेल्प से मैं आगे आगे जो भी कठिनाई आएगी उसको पार करके चली गई। और फिर एजीएम कंट्रोलिंग पावर होता है एजीएम का, अगर बैंक में देखें तो कई एजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखें तो ब्रांच मैनेजर लेवल भी होता है, और कहीं ना कहीं ब्रांचों का कंट्रोलिंग पावर भी कई ब्रांचों का उनके अंडर में होता है, ग्रेड स्केल 5 की अगर बात करें। ऐसे में जब कोई कर्मचारी आपकी बैंक की टीम का, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो अवार्ड स्टाफ हो, चाहे ऑफिसर हो, जब अपनी परेशानी लेकर आता था तो क्या आप अपने आप को उनकी जगह रख के सोचती थी और सॉल्यूशन उस हिसाब से देती थी? जी, ना इवन बल्कि ओनली फॉर स्टाफ मेंबर्स। जब मैं ब्रांच मैनेजर थी बहुत सारी ब्रांचेस में, तो मेरे कस्टमर भी अगर कोई मुझे अपनी कंप्लेंट लेके आता है तो भी मैं उसकी जगह खड़ा रह के ही सोचती थी कि अगर मैं किसी ब्रांच में 4 बार धक्के खाऊं और मेरा काम नहीं हो रहा है तो मुझे कैसे लगेगा। तो
ज़्यादा से ज़्यादा उनको अच्छी कस्टमर सर्विस देने की मैं कोशिश करती थी। जब भी मेरा स्टाफ मेरे पास आता था कि ऐसे ऐसे है प्रॉब्लम, तो मैं हमेशा मेरे दिनों को याद करती थी कि हाँ, मुझे भी तो ऐसे ही किसी कलीग ने मुझे हेल्प की है, तो मेरा अभी हक बनता है कि मैं भी इनकी हेल्प करूं। और फिर उनको प्रिंट आउट निकाल के देना, उनके एग्ज़ाम में जो भी उनको कठिनाई आती है उनका सॉल्यूशन उनको बताना, आप ये प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके लिए क्या पढ़ो, वो सलाह देना, ऐसा मैं हमेशा करती थी। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपने उस दौर को जिया है जो स्टाफ के साथ साथ बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं उनकी समस्याओं की दिशा में भी आपने सोचा, और शायद की टू सक्सेस आपको लगता है यही होगा। जी। और मान लीजिए आपने किसी ब्रांच का चार्ज लिया और उसके परफॉर्मेंस को जब आप इवेल्युएट करती थी, तो आपके आने के पहले और आपके आने के बाद के परफॉर्मेंस में आपकी इस नीति से कितना सुधार था? इसमें मैं मेरी 2 ब्रांचेस के बारे में बात करना चाहूँगी। एक है सिंहगढ़ रोड में वडगांव करके, वडगांव धायरी में ब्रांच है, जहाँ मैं फर्स्ट टाइम ब्रांच मैनेजर बनी थी। तो जब मैंने ब्रांच छोड़ा तो जितना उनका बिजनेस लेवल था समझो 200 करोड़, तो जब मैंने 2 साल बाद ब्रांच छोड़ा तो 600 करोड़ हुआ। क्या बात है। तो जब मेरा अगला ब्रांच मैनेजर आया और स्टाफ तो वही रहते हैं, तो उसने एक अंजलि करके लड़की थी जो कि बाद में भी मेरे साथ अच्छे से बातचीत करके हम लोग टच में है, तो वो बताई मेरे को कि मैम आपके जाने के बाद जो जायसवाल सर आए वो बोल रहे थे कि इतना बिजनेस लेवल बढ़ा के रखा हुआ है, आपकी मैम रात में सोती भी थी या नहीं, क्या या काम ही करती थी क्या तो ऐसे कोई भी एक भी जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो ना, तो बैंक में पी रिव्यू मीटिंग जब आपके कंट्रोलर लेते हैं तो आपको फेलिसिटेट किया जाता है। तो ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं होता था कि जो मेरी ब्रांच को नहीं मिला है। उसमें मैं दूसरी ब्रांच हड़पसर के बारे में बताना चाहूँगी कि हड़पसर ब्रांच में जब मैंने काम किया, ऐसे नहीं कभी भी बोलती हूँ, क्योंकि आपकी टीम काम करती है, आपकी टीम का क्रेडिट है कि मेरी हड़पसर ब्रांच के बिजनेस लेवल्स इतने अच्छे हो गए कि ऑल ओवर इंडिया सीजीएम क्लब का जो मेंबर रहता है वो मेंबर मिलके मुझे सीजीएम क्लब के अवार्ड से नवाजा गया। क्या बात है। हड़पसर ब्रांच के इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें आपकी, तो वो क्या, और वो संघर्ष में कैसे साथ रहे? जब मेरी सेकंड मैरिज मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन की, तो पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा फर्स्ट मैरिज जब मैं 7वीं हो थी 17th ईयर्स की, तो उस टाइम हुआ। 18th ईयर में मुझे मेरा पहला बेटा विनायक का बर्थ हुआ। उसके बाद 1 ही साल बाद मेरे फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद मैंने पढ़ाई के तरफ और नौकरी और दूसरा जो भी काम मिलता था वो किया। उसके बाद जब मैंने सेकंड मैरिज करने का डिसाइड किया तो मैंने प्रमोद तोंडवलकर जी से शादी की। पर शादी के टाइम मैंने उनके सामने 3 शर्तें रखी थी कि मेरा जो बच्चा है वो मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि उनकी तो पहली मैरिज थी, और दूसरी थी कि हमारी शादी के बाद भी आप जो है वो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। हाँ, और तीसरी बात थी कि अगर मैं ऑफिसर बनना चाहूँ तो मैं आगे जाऊँगी, तो आपको घर और ये भी संभालना है, तो आप वैसे साथ दे पाओगे क्या। और फ़क्र की बात यह है कि मैं एजीएम बनूँगी, ये सपना ही मेरे हस्बैंड ने देखा था। उनको पूरा भरोसा था कि वो हमेशा जो भी कोई आता था ना उनको बताते थे मेरी बाई है ना, वो एक दिन ज़रूर एजीएम बनेगी। प्रमोद जी से मुलाकात आपकी कैसे हुई? प्रमोद जी के से मुलाकात मेरी IIT पॉइंट में, हम दोनों ही प्यून का काम करते थे। तो उस टाइम उन्होंने मुझे 1 साल भर देखने के बाद वहाँ पे एक साड़वी करके भाई है मेरा माना हुआ, तो उसके पास उन्होंने बताया कि जो आपकी बहन है, मेरा पहले का नाम तुलसा कड़ू था, तो कड़ूबाई को बोलिएगा मेरे से वो शादी करेगी क्या। तो उनके थ्रू उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, फिर हमने कोर्ट मैरिज। जी
हमेशा उसी पद पर रहे या वो भी आगे बढ़े? वो भी बाद में उन्होंने यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और क्लेरिकल बन गए, क्लर्क में आए। और फिर हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि ऑफिसर बन के दोनों दो जगह जाएंगे ट्रांसफ़र होके, तो फिर बच्चे कौन देखेंगे। तो उन्होंने ब्रांच में रहे और दोनों सेम ब्रांच में नहीं रखते नहीं हैं मीन्स कानूनी बैंक का वो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मैं बच्चे देखूंगा, आप ऑफिसर बन के आगे आगे की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाओ। और फिर ये संघर्ष जो रहा, बच्चों की दिनचर्या और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमेशा कठिन रहा होगा, उसमें कैसे आपने साथ दिया, या उसका कोई ऐसा किस्सा जो आपके जहन में है? मैंने ना सिर्फ बच्चों को जन्म दिया, बाकी माँ और बाप दोनों ही मेरे हस्बैंड प्रमोद जी ही बने। और कभी भी लाइफ में मेरा बड़ा बेटा को ये सौतेला है करके कभी भी उन्होंने एहसास नहीं दिया। उनके अपने दो और ये बड़ा, ऐसे साथ में ही फ्रेंड के जैसा ही वो लोग एक दूसरे के साथ बर्ताव करते थे। जब भी कुछ भी लगता था ना, तो बस वो अपने पापा को ही बोलते थे बच्चे, क्योंकि माँ को बताए तो पहले तो माँ क्या करना है, क्या ज़रूरत है, ये ऐसा पूछेंगी। पापा हाँ चलो लेके देते। मैं एक वीडियो आपका देख रहा था, उसमें मुझे आप ये बोलते हुए दिख रही हैं कि बच्चे के बिस्किट के एक पैकेट के लिए भी काफ़ी संघर्ष था। जब विनायक छोटा था और जब पैसे थे नहीं, तो हम लोग एक चौल में रहते थे और जितना भी 1/4 बैंक की नौकरी के बाद पगार मिलता था, उसमें आप ट्रैवलिंग और खाने का ही आप कैसे तैसे, फिर भी मैं उसको लेके एक कुर्ला में एक बब कंपनी है, तो वहाँ छोटे बच्चों के जूते जहाँ बनाते हैं, तो 15 रुपये डेली के हिसाब से वो जूते बनाने के लिए भी ले जाती थी, उसको साथ में लेके वो भी काम करती थी। पर फिर भी मैं उसको कभी बिस्किट वगैरह लगे तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो जब भी वो मांगता था तो मुझे 1-2 स्टॉप उतरना पड़ता था पहले से ही, और फिर वो 50 पैसे इकट्ठा करके 2-3 दिन बाद फिर मैं एक पार्ले जी का पूरा विनायक के लिए लेके जा सकती थी। बड़ा संघर्षपूर्ण समय आपने बिताया और अपने परिवार को लेकर भी आपने काफ़ी संघर्ष किया, पर पूरा सहयोग आपको आपके परिवार का मिला। तो शायद लगता है कि आपकी जो टीम थी, आपका जो परिवार था, उसकी वजह से आप इस मुकाम पर हैं। यस, मेरी टीम, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग, मेरी स्टेट बैंक और मेरे फैमिली मेम्बर्स। क्योंकि जब आप ऊंचाई पे जाते हो ना, तो वो ऊंचाई सेलिब्रेट करने के लिए भी अगर आपके फैमिली मेम्बर नहीं है साथ में, तो क्या फ़ायदा है। सही। तो इसके लिए वो फैमिली मेम्बर्स को साथ में लेके ही आगे जाना ही मैंने हमेशा पसंद किया। रिटायरमेंट के बाद अब किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, और क्या आपने जो संघर्ष किया, ऐसे संघर्षशील लोगों की मदद के लिए कुछ कर रही हैं? जी, अभी तो फ़िलहाल आफ्टर रिटायरमेंट दुनिया देखने का जो रह गया है, नौकरी और इनकी तबीयत की वजह से नहीं जा पाए, तो अभी फ़िलहाल मैं दुनिया देखना प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। और जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद जो शिक्षण, पढ़ाई, एजुकेशन लेने के बाद मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, क्योंकि अगर आपको दुनिया में सफल होना है तो ओनली एजुकेशन ही की है। अगर आप खुद या बच्चे या जो भी आड़ोस पड़ोस वाले, उनको आप एजुकेशन का महत्व समझा के देते हो और वो बड़े होते हैं, तो उनके लिए मैं काम करना पसंद करूँगी। क्योंकि जो अभी भी एजुकेशन का महत्व नहीं समझ पा रहे, या तो उनको कोई परिस्थिति है कि जो वो नहीं पूरा कर पाते हैं, तो मैं वैसे खोजूँगी और तह तक जाके उनको मेरा जो मैंने लिया हुआ है वही मैं समाज को वापस देने का कोशिश करने वाली हूँ। जो मैंने लिया है वही समाज को वापस देने की कोशिश करूँगी, ये कहना है प्रतिष्ठा टोंडवलकर जी का, जिन्होंने शुरुआती दौर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निचले स्तर पर, सबसे नीचे स्तर पर कर्मचारी से काम शुरू करके एजीएम तक की अपनी यात्रा के बारे में हमें बताया। बहरहाल प्रतीक्षा जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।